गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक की क्लासेस में हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देख चुके हैं कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस से एग्रीमेंट क्रिएट होता है एंड देन इन्फोर्सेबल बाय लॉ वी कैन गेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम देखें तो वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कई लोग समझते हैं कि समान है, लेकिन अगर हम देखें दोनों में काफ़ी अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो वॉइड एग्रीमेंट के बारे में अगर हम देखें तो सेक्शन 2G कहती है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड टू बी वॉइड। मतलब ऐसे ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो सकते उसे हम वॉइड एग्रीमेंट में व्यर्थ ठहराव मानते हैं। अब हमें ये देखना है कि ऐसी क्या स्थितियाँ हो जाती हैं कि कब कोई ठहराव व्यर्थ माना जाएगा, यानी कब उसको कानून द्वारा परिवर्तनीय हम नहीं करवा पाएंगे। तो उसके लिए कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे हमने देखा था कि किसी भी वैध अनुबंध होने के लिए कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि दो पक्षकार होने चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए पक्षकारों में, इसी तरह से अगर प्रपोजल होना चाहिए, प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस फ्री होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। यदि इन चीज़ों में मान लीजिए पक्ष में अनुमति करने की क्षमता नहीं है और उसके द्वारा साथ में ठहराव कर लिया तो ठहराव व्यर्थ माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपका जो पॉइंट ये कह रहा है कि उसे कानून द्वारा परिवर्तनीय जो नहीं हो सकते वो व्यर्थ ठहराव माने जाते हैं। तो क्योंकि पक्ष में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है तो उन व्यक्तियों के द्वारा अगर ठहराव किए गए हैं तो वो व्यर्थ की श्रेणी में माने जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं व्यर्थ ठहराव सेक्शन अकॉर्डिंग सेक्शन 2G। ठीक है बच्चों। अब दूसरी जो बारी आती है हमारी वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2G कहती है ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। यानी एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब व्यर्थ हो जाता है जबकि वह परिवर्तित होने से रुक जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब माना जाएगा या कोई भी अनुबंध तब व्यर्थ होगा जबकि एक दो पक्षों ने आपस में ठहराव पर आपस में जो सहमति दी थी उस समय पूरी उम्मीद थी, पूरा संभावना थी कि कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन अब परिस्थिति इस प्रकार की उत्पन्न हो गई है कि वह ठहराव अनुबंध को पूरा करना संभव नहीं है। तो जब वह स्थिति उत्पन्न हो उस स्थिति से वो वॉइड माना जाएगा। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने पहले ही क्लास में बताया था आपको कि डॉक्टर नवलखा साहब ने एक बुक लिखना शुरू किया और पब्लिशर से ठहराव किया कि मैं आपको विथिन 6 मंथ बुक लिख के दूंगा। तो उस समय उन दोनों के बीच में ठहराव हो गया और जो बुक लिखेंगे उसके बदले और प्रतिफल के रूप में उन्हें क्या मिलेगा बच्चों? रॉयल्टी मिलेगी, जो बुक के बदले उनको दी जाएगी पब्लिशर की ओर से। और उन्होंने बुक लिखने का ठहराव कर लिया और उन्होंने बुक लिखना प्रारंभ कर दिया और लगभग आधी से ज़्यादा बुक उन्होंने लिख ली। लेकिन अचानक अटैक से मान लीजिए किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? जो एक पक्षकार है हमारा डॉक्टर नवलखा सर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इन केस है तब बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना संभव है? नहीं संभव है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो विषय वस्तु हमारी जो हमारा पक्ष है वो स्वयं जीवित नहीं है। तो हमारी जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम डेफिनेशन अगर हम देखें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब वॉइड माना जाता है, व्यर्थ। वॉइड का मतलब है या व्यर्थ माना जाता है क्यों? जब तब माना जाता है जबकि परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि उसको पूरे कार्य को करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो अनुबंध पूरा नहीं हो सकता क्योंकि कार्य व्यक्तिगत प्रकृति का है, वो कार्य हम किसी से और नहीं करवा सकते क्योंकि तो ऐसी स्थिति में वो वॉइड माना जाएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कई प्रकार के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सपोज करिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से एक गाय बेचने खरीदने का अनुबंध किया। उसने कहा ठीक है, तो लेकिन वो कहता गाय भी मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास है, तो मैं आपको 4-5 दिन में आपको गाय आपकी सुपुर्द कर दूंगा। दोनों में बीच में ठहराव अनुबंध हो गया, ठीक है। लेकिन सपोज करिए गाय किसी कारण बीमार हो गई 2-3 दिनों में और वो मर गई। तो ऐसी स्थिति में क्या आप ये कार्य अनुबंध पूरा होना संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे पास अब जो गाय थी जिसके लिए ठहरा अनुबंध किया गया था वो जीवित नहीं है। तो जब वह मर गई तब ये परिवर्तित होने से रुक गया, मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने से रुक गया। तो ऐसी स्थिति में इसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी अंतर है।
चलिए अब बात करते हैं इनकी बिंदुओं पे कि अंतर किस प्रकार से। तो सबसे पहले अगर हम अंतर ही देख लें तो पहला डेफिनेशन लेते हैं। तो सेक्शन 2G कहती है कि वॉइड एग्रीमेंट जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसे हम कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं कर सकते, उसे हम वॉइड एग्रीमेंट मानते हैं। जबकि अब डेफिनेशन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम देखें सेक्शन 2J के अकॉर्डिंग, तो वो कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। ठीक है, तो ऐसा जो अनुबंध परिवर्तित होने से रुक जाता है तो व्यर्थ माना जाएगा। सेकंड बिंदु हम देखेंगे कि टाइम्स को हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या टाइम ध्यान रखना है कि वॉइड एग्रीमेंट जो होता है प्रारंभ से ही, यानी जब आपने किया था तब से ही व्यर्थ माना जाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी पक्ष में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, उसके द्वारा ठहराव किया गया है, या प्रतिफल नहीं है, या हम कहें उद्देश्य का वैध नहीं है, तो ठीक है, इस तरह के कारण हो सकते हैं जिससे वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की हम जब बात करें, जो जिस समय वो किया जाता है उस समय वो वॉइड नहीं होता है, लेकिन परिस्थिति इस तरह की उत्पन्न हो गई है कि उस अनुबंध को पूरा किया जाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो हम उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं करवा सकते। परिवर्तित परिस्थितियों के कारण ऐसा हो गया है, तो जिस दिन वो परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है उस दिन से वो वॉइड माना जाएगा। कहने का आशय है कि ये शुरू से ही वॉइड नहीं होते हैं, जबकि वॉइड एग्रीमेंट प्रारंभ से ही व्यर्थ माने गए हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपस में जो भी हमने ठहराव के अंदर एक दूसरे को दिया है या लिया है, एक दूसरे को लौटाना। जब वॉइड एग्रीमेंट की हम बात करते हैं तो वॉइड एग्रीमेंट में कि जो आपस में हमने एक दूसरे को दिया है या जो भी लिया है एक दूसरे जो आपस में आधार पर उसको लौटाना होता है, रेस्टिट्यूशन ये लागू हो जाता है। जबकि वॉइड एग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन में बी ग्रांटेड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और बिकम्स वॉइड। तो ये इसमें अंतर है जो हमें ध्यान रखना है, जिसके आधार पर वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को अंतर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से डिस्क्रिप्शन इन एक्ट के बारे में अगर देखें तो कानून में क्या बात बताया है, तो वॉइड एग्रीमेंट में अगर हम देखें तो सच एग्रीमेंट्स हैव बीन मेंशन एज वॉइड इन द एक्ट। यानी वॉइड एग्रीमेंट जो कौन कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, इन सबके बारे में हमें जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं एक आगे हम चैप्टर्स में देखेंगे, उनके बारे में इसकी व्याख्या की गई है, किस प्रकार के ठहराव होंगे जिससे कि हम व्यर्थ मानेंगे। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कि परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं कि जैसे ही हमारे पास सिचुएशन आ जाती है किस समय वो परिवर्तित होने से रुकता है, तो उसकी तरह से कोई व्याख्या नहीं की गई है। बस ये बताया गया है परिभाषा के माध्यम से कि ये उस समय व्यर्थ होता है जब परिवर्तित होने से रुक जाता है, उस समय वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ये प्रारंभ से ही व्यर्थ नहीं माना गया। तो बच्चों इस तरह से अगर हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि अगर हम देखें तो दोनों में काफ़ी अंतर है। वॉइड एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको सेकंड चैप्टर पर हम आ गए हैं, तो इसमें टाइप्स ऑफ हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से उसकी आपको सबकी अलग अलग डेफिनेशन विद सेक्शन दी गई है, तो आप उसको रीड आउट करें, पढ़ें, समझें, और आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगी। अब हमें कन्फ्यूज़न होने की आवश्यकता नहीं है, हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमें सब इजीली समझ में आ जाएगा। आपको दूसरी बात, जो बुक में ब्लैक हाईलाइट जो पॉइंट्स में दिए गए हैं, बुक के बीच में आपको टेबल्स फॉर्म में मिलेंगे और बीच में जो मिलेंगे ना कीवर्ड्स, की प्रोविजनल टर्म, उनको आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। और आपके बुक के पीछे चैप्टर खत्म होने में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, आप इनको सॉल्व करने का प्रयास करें तो आपकी तरफ से प्रिपरेशन भी होती रहेगी और आपके टर्म्स सब क्लियर होते जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम आगे की क्लासेस में आगे की डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी को समझिए, पढ़िए और रिवाइज करिए।